सुरमा पाड़ी जी, मंत्री रवि नारायण जी, पृथ्वीराज जी, नित्यानंद जी, कुशान जी, स्पंद जी, प्रताप जी, सूर्यवंशी जी और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान स्मृति समिति के अध्यक्ष श्री समीर मोहंती, पूर्व मंत्री श्री निरंजन पटनायक, प्रफुल्ल धड़े, श्री अमर सतपथी, प्रदेश प्रभारी श्री विजयपाल तोमर और प्रख्यात पत्रकार सौम्य रंजन जी पटनायक। पटनायक जी कहाँ हैं? अच्छा, वहां बैठे। प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन साहू जी कहाँ हैं? वाह, मैं देखना चाहता था कुछ कलाकारों को ऐसे। प्रख्यात लेखिका सुश्री प्रतिभा जी राय, वाह, वेरी गुड। आप सभी जानते हैं कि राजनीति तो बहुत लोग करते हैं और आज के कुछ वर्षों पहले आपने देखा होगा और आज भी ऐसे कुछ लोग होंगे। मैं उड़िया में नहीं बोल सकता, इसलिए हिंदी में ही बोल रहा हूं। और मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा था इसके पहले जो भी वक्ता थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, तो थोड़ा बहुत मैं धर्मेंद्र जी से मैं पूछ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए बिना सुने जो कुछ मैंने उनके बारे में सुना है, जो कुछ भी उनके संबंध में जाना है, वही बातें आप सबके सामने रखूंगा। आज के कुछ समय के पहले राजनीति के बारे में एक धारणा बनी हुई थी कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वह सत्य नहीं बोलते, जो कहते हैं वह नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना होता था और उस व्यक्ति को यह लगता था कि यह व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर झूठ बोल रहा है या मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो लोग कहते थे तुम हमारे साथ राजनीति कर रहे हो। यह राजनीति शब्द किस हद तक अपनी विश्वसनीयता खो चुका था, किस हद तक यह राजनीति शब्द बदनाम हो चुका था। फिर भी उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे कि इस राजनीति शब्द की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इस राजनीति शब्द की साख जो खो गई थी, वह पुनः भारत की राजनीति पर स्थापित करने के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। उन्हीं में से थे एक डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी। और आप ये कहेंगे कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के बारे में आप कैसे इतना जानते हैं? हम दोनों ने साथ काम किया है, बहुत लंबे समय तक नहीं काम किया है, लेकिन कुछ समय तक उनके साथ काम किया है। सहजता, सरलता, जो कहें उसे करें, अनावश्यक आश्वासन न दें, यानी उनके वर्ड्स और डीड्स, उनके कृति और कथन, कहने और करने में कोई अंतर नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को एक ऐसे नेता थे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने की चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। और उनका कितना सहज और सरल व्यक्तित्व था, मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हम दोनों साथ काम किए हैं और सचमुच उनके साथ मिलने पर, उनके साथ बातचीत करने पर मुझे सुखद अनुभूति होती थी। और आज ऐसे ही व्यक्तित्व, जिसने अपना संपूर्ण जीवन ही देश, जनसेवा और समाज के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व के लिए को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। अब बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी, क्योंकि जो मुझे जानकारी थी, जो मैंने वो किया था, मैं समझता हूं शायद वो बातें दोहराई ही जाएंगी। कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और मरीजों के इलाज के लिए जितने समर्पित थे, मुझे बतलाया गया है उतने ही समर्पित एक जन नेता के रूप में समाज की सेवा के लिए भी रहे।
उन्होंने एक चिकित्सक और सेवा और करुणा के भाव और मूल्यों को अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया और जनता की भलाई के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने अपने तय करने की कोशिश भी की है। समाज के वंचित और गरीब तबके की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उसके लिए जितना वह संघर्ष कर सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे, वह ईमानदारी से करने की उन्होंने कोशिश की। जैसे एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का सही निदान करके उसका उपचार होता है, वैसे ही डॉक्टर प्रधान जी ने समाज की समस्याओं को गहराई से समझकर बराबर यह कोशिश की है अपनी तरफ से उसका समाधान निकलना चाहिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान निकाल दिया, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी के साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसके लिए कोशिश की है। और हम सब इस बात से अवगत हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए बहुत पॉलिसीज बनाने में, विजनरी पॉलिसीज बनाने में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका हमारे बीच न होना, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी क्षति है। और जैसा मैंने पहले कहा कि श्रद्धेय अटल जी की जो सरकार थी उसमें हम दोनों साथ थे, मंत्रिमंडल में थे। मैं हमेशा उनकी सरलता और समाज के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, जो उनकी प्रतिबद्धता थी, मैं उनसे छोटा था, बहुत छोटा था, मैं उससे इंस्पायर होता था, मुझे प्रेरणा मिलती थी। और जितना मैं उनके बारे में जानता हूं साथियों, मैं कह सकता हूं बहुत ही निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा की है और अपने जीवन काल में अनेकों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी उनके तय संभव था वह करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। उड़ीसा के डेवलपमेंट में यह मैं दावा नहीं करता कि उड़ीसा का पूरा डेवलपमेंट कर दिया उन्होंने, लेकिन उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए जितना वह कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जितना योगदान कर सकते थे उन्होंने किया। और उसके लिए जो कुछ भी बन सकता था उन्होंने पूरी ताकत लगाकर काम करने की कोशिश की। परिणाम नहीं देखा जाता, देखा जाता है व्यक्ति का इंटेंशन, व्यक्ति की नीयत। सबसे महत्वपूर्ण चीज वही हुआ करती है। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी भारतीय राजनीति में और विशेष रूप से उड़ीसा की राजनीति में एक अपनी अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान रखते थे। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने में जो उनका योगदान है, मैं समझता हूं उसे बतलाने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का सार्वजनिक जीवन आक्रामक राजनैतिक शैली से नहीं, बल्कि सार्थक कार्यों और जनहितकारी नीतियों से पहचाना जाता है। वह आक्रामक बहुत नहीं थे। और पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि जो कुछ आक्रामक होते हैं उन लोगों को देखते ही लोग तालियां बजाते हैं, और जो शांति से काम करने वाले लोग होते हैं जल्दी जो रिकॉग्निशन, जो पहचान, जो मान्यता उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। लेकिन शांत भाव से काम करने वाले राजनीतिक क्षेत्र के एक ऐसे वह धुरंधर थे। और साथियों, डॉक्टर प्रधान जी ने उड़ीसा के औद्योगिक और यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास में भी मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। कई विकास योजनाओं में भी उन्होंने पहल की है और मुझे यह भी बतलाया गया है कि उससे कुछ रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उससे क्रिएट हुई हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा भी प्रयास किए गए हैं, जिससे चिकित्सा सुविधाएं दूर दराज के गांवों तक पहुंचे। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, जो कुछ भी उनके बारे में कहूंगा पूरी ईमानदारी से कहूंगा। मैं यह दावा नहीं करना उनके प्रयास से गांव-गांव तक, दूर दराज तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंच गई, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने तय उन्होंने पूरी कोशिश की है और ईमानदारी के साथ कोशिश की है।
और मुझे जब भी उड़ीसा के कुछ लोग मिलते हैं, उनसे जब बातचीत होती है और उड़ीसा के राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन पर जब कभी चर्चा होती है और जो पहले के जो सीनियर लीडर्स होते हैं रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है, तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लोग लेते हैं। अब उड़ीसा में ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी कुछ पहलें की हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर भी बातचीत की जा सकती है वह भी उन्होंने करने की कोशिश की है। एक उनके मन की तड़पन थी कि हमारे उड़ीसा की गरीबी समाप्त होनी चाहिए, इस उड़ीसा के आर्थिक हालात बेहतर होना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय सरकार में रहते हुए काम करने को उनको मिला है, उस समय उन्होंने करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में एक मजबूत ताकत बनाने में डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का जो योगदान है, उस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 3 बार वह भारतीय जनता पार्टी के यहां अध्यक्ष रहे हैं और इन तीनों कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की है और कार्यकर्ताओं के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करना, कार्यकर्ताओं के साथ भावनात्मक रिश्ता स्थापित करना, यह एक उनका स्वभाव था। दैट वाज द पार्ट ऑफ हिज नेचर। और मैं समझता हूं कि आज जो पार्टी यहां पर मजबूती के साथ अपने पैर जमा चुकी, आज गवर्नमेंट है जिस पार्टी की, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, इसमें बहुत लोगों ने अपना पसीना बहाया है, अपना खून बहाया है और हमारे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है, क्योंकि लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने पार्टी को यहां पर लीड किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह कोई एग्जेगरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति की बात नहीं है और यही कारण है कि आज यहां पर पार्टी इतनी मजबूत है। कहा जा सकता है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में और जनता के बीच पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, पार्टी की स्वीकार्यता को बढ़ाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसको मापने का कोई पैमाना नहीं होता, कोई पैरामीटर नहीं होता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली है, मैंने एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी एक अपनी पॉलिटिकल थॉट है, जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उस आधार पर काम करने वाली पार्टी है और इस आइडियोलॉजी, इस पॉलिटिकल थॉट के आधार पर जीवन भर उन्होंने काम किया है और उसी आधार पर कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने की उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल थॉट क्या है, बहुत लंबा विषय है, बस 2-3-4 वाक्यों में मुझे कहना हो। अब हमारी आइडियोलॉजी है एकात्म मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो क्या हम चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, परमात्मा ने हर इंसान को तन दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है और सबसे बड़ी चीज आत्मा। स्वामी जी बैठे हैं, मनुष्य के जीवन की जो चरम इच्छा, जो सबसे बड़ी इच्छा होती है, वो होती है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति। यही मनुष्य चाहता है अपने जीवन में ना। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, जिसको डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी मानते थे, वह यही थी, तन मन बुद्धि आत्मा। हम राजनीति कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तन को क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए, बुद्धि को क्या चाहिए और आत्मा को क्या चाहिए। बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, कुछ ही वाक्यों में आपके सामने रखूंगा। जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी मानते थे, उस एकात्म मानव दर्शन में हर मनुष्य के तन को, यानी उसके शरीर को, तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए,
पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए। यह जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, उससे मनुष्य को शारीरिक सुख मिलता है। लेकिन आपके पास सारा सब कुछ हो और फिर आपको आकर कोई गाली दे दे तो सब बेकार है। तो तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका धन धान भी है, लोग आप सम्मान भी करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, बुद्धि ही नहीं काम कर रही है, तो बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। और चौथी चीज आत्मा। अभी लेबरूट में इसको और बहुत ही सरल तरीके से कर सकता था, लेकिन समय नहीं है। आत्मा के सुख के लिए व्यक्ति की यही जीवन की अंतिम इच्छा होती है, हे परमात्मा, मैं जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊं और अंतिम जीवन के अंत में मुझे मोक्ष प्राप्त हो, यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। तो आइडियोलॉजी ही, जिस आइडियोलॉजी के प्रति डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी पूरी तरह से कमिटेड थे, वह आइडियोलॉजी यही है कि हर तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और हर आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। और उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उड़ीसा में 1998 में कि लोकसभा चुनाव का एक महत्वपूर्ण परिणाम, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ अच्छी सफलता मिल गई थी, उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी मानता था कि उनका अथक परिश्रम, उनका दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी, संगठनात्मक जो कौशल था, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उसके पहले तो हालत यह थी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी जीतने की यहां संभावना पहले नहीं हुआ करती थी। यदि मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी का भीष्म पितामह कौन है, तो मैं सीधा सीधा बिना सोचे विचारे कहूंगा, उड़ीसा का भीष्म पितामह यहां की भाजपा की राजनीति का किसी को कहा जा सकता है तो डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी को कहा जा सकता है। क्योंकि दोनों चीज थी, एक सक्रियता भी थी, सक्रियता के साथ साथ पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के पॉलिटिकल थॉट, इसके प्रति उनका एक कमिटमेंट भी था और राजनीति की जटिलताओं को भी अच्छी तरह समझते थे। और मित्रों, आप सबको जानकारी होगी कि राम मंदिर निर्माण जब अयोध्या में जब वो अभियान चल रहा था, आंदोलन चल रहा था 30 साल पहले, तो राम मंदिर बनना चाहिए। अब जाकर राम मंदिर बना है साल डेढ़ साल पहले। उसके लिए 30 साल पहले उड़ीसा में घूम घूम कर सारे कार्यकर्ताओं को लगाकर कि राम मंदिर बनना है, उसके लिए ईंट संग्रह कराने का काम भी यदि किसी ने किया तो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। और इसके माध्यम से जन सामान्य को राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जोड़ने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज उनके जिंदा रहते ही भव्य राम मंदिर बन गया। क्यों, 1 साल के पहले ही बन गया था जब वो जिंदा थे। उससे देखिए, उनके ऊपर परमात्मा भगवान राम ने भी कृपा की। घबराओ मत, हमारे लिए ईंट इकट्ठा किया था ना, तुम्हारे जिंदा रहते हुए ही हमारी प्रतिमा स्थापित हो गई, आ गए अयोध्या में भगवान राम। कई जिम्मेदारियां केंद्र सरकार में उन्होंने संभाली हैं और राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में भी उनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में भी उन्होंने कई योजनाओं को लागू करने में योगदान दिया है। और एक सोच उनकी और थी, ऊर्जा के मामले में, एनर्जी के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मुझे, जब मैं मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट था तो हम दोनों साथ काम करते थे। और मैं कह सकता हूं कि उस समय मैंने देखा है कि राष्ट्रीय मार्गों के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुधार के लिए उनके सुझाव बहुत ही शानदार हुआ करते थे, अकाट्य हुआ करते थे, जिसे काटा नहीं जा सकता। और जो हमारे, एक चीज मैं समझ गया, किसी की कोई बात नहीं समझा, लेकिन अपने मुख्यमंत्री मोहन चंद जी मांझी की एक बात समझ गया। नेशनल हाईवे जो उस समय उड़ीसा में 1600 किलोमीटर थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 3200 किया। मांझी जी, मैंने आपको ठीक पकड़ा है?
ऐसे ही पकड़ता हूं। स्वाभाविक है, हाईवेज का यदि विस्तार हुआ है तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और मैं बतलाऊं आपको, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है किसी भी राज्य में अथवा देश में, तो स्वाभाविक रूप से देश की इकोनॉमी पर उसका सीधा इंपैक्ट होता है। देश की अर्थव्यवस्था को भी वो प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और युवा शक्ति को सशक्त बनाने में और शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई, जिससे लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिली हैं। साथियों, कृषि राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करने, पहले जो सिस्टम था उनका यह मानना था कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, और उन्हें स्वयं कई सुझाव दिए थे। अब उड़ीसा के लोगों को नहीं मालूम होगा, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या तय होनी चाहिए, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, यह डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने उड़ीसा की धरती से, उड़ीसा की मां की कोख से पैदा हुए, उन्होंने दिया होगा। यह शायद उड़ीसा के लोगों को नहीं मालूम होगा। कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस संबंध में भी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी की बहुत ही सोच स्पष्ट थी। बहुत तेज नहीं बोलना, धीरे बोलना, धीमे बोलना, रुक रुक कर बोलना। लेकिन मस्तिष्क बहुत ही एक्टिव था। उड़ीसा के पोर्ट्स हमेशा ग्लोबल ट्रेड में बहुत ही एक्टिव रहे हैं और आज भी देख रहे हैं कि उड़ीसा के पोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पहले मैं समझता हूं कई कारणों से उड़ीसा के पोर्ट ग्लोबल ट्रेड में पिछड़ गए थे। उसको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस दृष्टि से भी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने अच्छी भूमिका निभाई है। और मुझे बतलाया गया है कि यहां के पोर्ट्स को अब इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जोड़ा जा रहा है। यहां के पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जोड़ा जा रहा है और उड़ीसा में पुराने पोर्ट्स का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही नए पोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे पोर्ट्स का और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का क्या संबंध, वो मंत्री थे इसके, इसलिए मैं कह रहा हूं। और आज उड़ीसा में पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोर्ट मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी मुझे माजी जी कुछ बतला रहे थे इसके बारे में, ये क्या क्या हुआ है, मुझे बहुत सुनकर प्रसन्नता हुई है। मैं आपको बधाई देता हूं माजी जी। साथियों, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के राजनीतिक जीवन के सबसे यादगार क्षणों में से एक वह दिन था जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी शपथ, कान खोल कर सुन लीजिए क्योंकउड़ीसा में बैठे थे आप लोग, केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी शपथ उन्होंने उड़िया भाषा में ली। और मैं मानता हूं यह केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, यह एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति एक सशक्त संदेश था। उस समय जब राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर जो रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषाएं होती थी, वह इग्नोर्ड रहती थी, उस समय उनकी यह सोच आप देखिए कि क्षेत्रीय भाषाओं की अहमियत है, इनको सम्मान मिलना चाहिए। इस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया उड़िया भाषा में शपथ लेकर। यह मैसेज जो देना था दे दिया उन्होंने। और अब मुझे देखकर अत्यंत संतोष होता है कि उन्हीं के पर चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से वह काम कर रहे हैं केंद्र में, यदि मैं कहूंगा किसी को अवमानना करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं भी सीनियर मिनिस्टर हूं और आप जानते हैं कि पता नहीं जानते हैं नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हर व्यक्ति इनके काम से इंप्रेस्ड है। अब ज्यादा बोलूंगा तो कहेंगे भाई आप साथ काम करते हैं, आप तो तारीफ करेंगे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिफॉर्म में यह कोई साधारण काम नहीं था, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, चुनौती भरा यह काम था।
अब आप ये सोचेंगे कि शिक्षा का इनका क्या लेना देना, इन्होंने जिंदगी भर राजनीति की है, इधर उधर पढ़ाई लिखाई किया है, बात सच है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म लाने में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तो उड़ीसा के लोगों को भी लाभ मिला ही होगा, उनके मुख्य प्रधानमंत्री रहते हुए, और वो भी मनमोहन सावल जी जैसे हम मित्र हों तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह यहां वो कर ही रहे हैं। और साथियों, मैं यहां डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहा हूं। उनकी 4 बातों का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। पहली, ईमानदारी और अनुशासन। इनडिसिप्लिन नहीं थे वो, जीता जीवन सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए पूरी तरह से अनुशासित थे, ईमानदार थे, और साथ ही पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से कमिटेड थे। और उनका यह मानना था कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया आपने, यदि वह एक्टिव अपने को वर्कर मानता है, लीडर है, तो हर साल उससे पूछा जाना चाहिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना काम किया, ये जो प्रोग्राम्स दिए गए किस हद तक आपने पूरा किया। पहला यह ईमानदारी और अनुशासन। और दूसरा, उनका जमीनी नेतृत्व। राजनीतिक कार्यकर्ता का आम जनता के साथ जुड़ाव होना चाहिए, यह उनकी कामों की प्रायोरिटी में था, वो प्राथमिकता में था। और उनका यह मानना था कि लोकल लीडरशिप को सशक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लोकल लीडरशिप को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। तो तीसरा उनका था एक नेशनल पर्सपेक्टिव में चीजों को, राष्ट्रीय संदर्भों में चीजों को देखना, यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण। वे क्षेत्रीय विकास के साथ राष्ट्रीय एकता पर भी बराबर ध्यान देते थे। चौथा, उन्होंने मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में हमेशा नौजवानों को इंस्पायर करने की कोशिश की है और उनका मार्गदर्शन किया है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में निरंतर विस्तार कर रही है और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी द्वारा स्थापित मजबूत नींव पर आज भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सरकार बना चुकी है, सरकार चला रही है, यह बात मैं कह सकता हूं। और उन्होंने जिस समर्पण, संगठन क्षमता और दूरदर्शिता के साथ राज्य की पार्टी की जड़ों को मजबूत किया है, वहीं आज उसकी निरंतर प्रगति का वही आधार बना हुआ है। साथियों जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मनमोहन जी शामल, अब तो राज्यसभा में जा चुके हैं, आपको बधाई। हमारे मुख्यमंत्री सीधे, सरल लेकिन काम करने वाले श्री मोहन चरण जी मांझी, विगत जब से काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने, खूबसूरती के साथ काम किया है। और हमारे उप मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में उप मुख्यमंत्री श्री के.वी. सिंहदेव जी और हमारी प्रभाती परिजा जी कहाँ हैं, आ गई। और अपनी राजनीतिक यात्रा में ये लोग भी, जो हमारी सरकार काम कर रही है उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ पर तो हमारी क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है और मैं समझता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, यह स्मृति से ओझल नहीं होना चाहिए। और मैं प्रसन्नता में व्यक्त करना चाहता हूं श्री मोहन चरण जी मांझी की गवर्नमेंट के बारे में। मुझे जानकारी दी गई है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2036 तक उड़ीसा को $500 बिलियन की इकोनॉमी और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आप कोई कह सकता है इस टारगेट को अचीव कर लेंगे? भाई, लक्ष्य तो रखा है, कोशिश तो करेंगे। लक्ष्य ही नहीं निर्धारित करेंगे तो कोशिश क्या करेंगे? इसके लिए मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी आपको। और वर्ष 2036 में लगभग 1 दशक बाद जब हम उड़ीसा के राज्य बनने की 100वीं सालगिरह मनाएंगे, 100वीं सालगिरह होगी,
तब तक उड़ीसा के विकास का रथ मैं समझता हूं कि तेजी से आगे बढ़ रहा होगा और लगभग 2 दशक बाद यानी वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तब इस उपलब्धि में उड़ीसा का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भाजपा, उड़ीसा और भारतीय राजनीति में डॉक्टर प्रधान जी का योगदान मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, अविस्मरणीय है और उनकी विचारधारा, उनका सेवा भाव और राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी के प्रति उनका समर्पण हमेशा आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व, उनकी नीतियां, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उड़ीसा के पॉलिटिकल सिनेरियो में, उड़ीसा के राजनीतिक परिदृश्य में वह हमेशा जिंदा रहेंगी, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का हमारे बीच न होना हम सबके लिए निश्चित रूप से गहरी क्षति है, लेकिन उनके विचार, उनकी सेवा भावना और उनके कार्य वो हमेशा हम सबको प्रेरित करते रहेंगे। मैं अंत में एक बार फिर से डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी की स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। कृतज्ञतार सहित देशर आदरणीय प्रतिरक्षा मंत्री श्रीयुक्त राजनाथ सिंह महोदय को आम साधुवाद देबू। निजर सतीर्थ समधर्मा उद्देश्य श्रद्धार्पण करी आज ए कृतज्ञ मंच रे